सर उधर वाला बोर्ड थोड़ा सा नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको, हम थोड़ा इसको लिख ले तब फिर समझा देंगे। ये फ्लो चार्ट है, ये CMI और HMI का है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, और इस उतार लेते हैं।
चलो ये इधर वाला नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट लेना है, पहले बताओ। सर हल्का सा जो स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट, ठीक है, पहले एक स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड वाला हम उधर घुमाएंगे। इसको ले लो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ये कैसे काम करता है ये हम तुमको बताएंगे। हेलो, वो हाँ हाँ संतोष कुछ बोल रहे हैं क्या? करण बोल रहे ना, करण सुन ना करण, उसको बोल दो ना कि आज क्लास 5 बजे से ही है। मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं लेकिन वो अभी तक देखा नहीं है। हेलो संतोष जी। हाँ यस सर। कुछ बोल रहे हैं क्या? वही बोल रहे थे सर कि बोर्ड कट रहा है। हाँ नहीं ठीक है, वो देखिए बोला हमको, मुकुल बोला, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। आपका माइक कौन था इसलिए हम बोले। हाँ तो इधर हो गया, एक मुकुल तरफ का ले लिए। हाँ ठीक ठीक, इधर का ले लो। थोड़ा सा इधर एक बार पढ़ लेना, ऐसे हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी इंटर्स द बॉडी, ऊपर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है टी सेल प्रोड्यूस्ड मेनी मोर सेल, ठीक है। सम टी सेल अटैक टू द एंटीजन, उसका टी सेल आल्सो स्टिमुलेट द इंफ्लेमेटरी रिस्पांस। फिर अगर इधर आते हैं अदर टी सेल रिमेंबर द एंटीजन, मेमोरी सेल कॉज द प्रोड्यूस ऑफ न्यू टी सेल व्हेन द एंटीजन अगेन एंटर द बॉडी। ये है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इम्यून रिस्पांस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पांस कहने का मतलब इम्यून जो है रिस्पांस हम लोग का कैसे करता है, पिछले क्लास हम बताए थे, दो तरीका है, एक है सेल और एक है ह्यूमरल। ह्यूमरल जो है वो अलग है। सेल का मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है कि सेल, बॉडी में कुछ ऐसा सेल है जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेल मेडिएटेड तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें टी सेल इन्वॉल्वमेंट होता है कि जैसे उसमें एंटीजन आएगा टी सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। टी सेल, कुछ टी सेल एंटीबॉडी बनाएगा और कुछ टी सेल जो होता है, कुछ मेमोरी टी सेल जो होता है वो एंटीजन को, एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो बाद में वो बनाता है, ठीक है। तो वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमरल में सबसे पहले जाएंगे। देखो सबसे पहले ह्यूमरल में रिस्पांस होता कहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी रिस्पांस है। ह्यूमरल का जो रिस्पांस है वो होता है फेटल स्टेज में, ठीक है। फेटल स्टेज में कभी भी बोन मैरो वगैरह जो है वो फॉर्म हुआ रहता है, लेकिन इम्यून सिस्टम अगर देखा जाए तो टी सेल बी सेल वगैरह जो है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो वहां होता क्या है कि मिड फेटल स्टेज, मतलब बीच का, प्रेगनेंसी का जो बीच का टाइम होता है वो होता है मिड फेटल स्टेज। मतलब जब ऑर्गन बना है, कुछ बना है कुछ नहीं बना है, उसको हम लोग देखो जैसे मतलब अगर डेवलपमेंट के हिसाब से बात करोगे तो चाइल्ड को जो है ना वो अलग अलग स्टेज में, जैसे बोलता है जाइगोट, समझ में आ रहा है जाइगोट क्या, इम्ब्रायो, तो इम्ब्रायो जो क्लस्टर ऑफ सेल होता है, इम्ब्रायो के बाद आता है फीटल स्टेज। जब इम्ब्रायनिक स्टेज होगा तो वो लेयर वगैरह बनना स्टार्ट होता है, जो 3 लेयर बन जाता है, उसके बाद वो ऑर्गन, जैसे ही ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है उस स्टेज को हम लोग फीटल स्टेज बोलते हैं। अब जब मिड फीटल स्टेज है तो कुछ ना कुछ वहां पे ऑर्गन बनता है। उस टाइम पे क्या होता है कि वहां पे कोई टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट उतना होता नहीं है, तो जो लीवर होता है ना, लीवर जो होता है वही एज ए इम्यून सिस्टम की तरह काम करने लगता है, ठीक है। लीवर मतलब मिड फीटल लाइफ में लीवर में क्या होता है, वहां पे लीवर के साथ साथ में बोन मैरो जो होता है वो एक तरह का प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है। ब्लड में प्लाज्मा सेल होता है, तो प्लाज्मा सेल को वो सिक्रीट करता है, आई मीन करने का मतलब प्लाज्मा सेल उसमें प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा सेल जो होता है वहां पे, जो टी सेल और बी सेल का काम है सेल मेडिएटेड में, वही वो वहां काम करता है। होता क्या है, देखो सबसे पहले एंटीजन इंटर कर जैसे ही करेगा बॉडी में, कुछ बी सेल जो है, देखो यहाँ लिखा है कि सम बी सेल बिकम प्लाज्मा सेल, मतलब प्लाज्मा सेल बन जाएगा, ठीक है। अब वही प्लाज्मा सेल जो है, देखो यहाँ लिखा है प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस क्या है, एंटीबॉडी। अगर हम इधर आएंगे तो यहाँ पे टी सेल और बी सेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि टी सेल और बी सेल ही मेन है इम्यून सिस्टम का पार्ट। करने का मतलब बी सेल जो होता है वो एंटीबॉडी, या टी सेल जो है वो एंटीबॉडी के बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए सेल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होता है क्या, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल करेगा क्या, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। देखो
जब कोई भी सेल या फिर प्लाज्मा सेल हो या टी सेल हो, अगर वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है तो एंटीबॉडी के अलावा भी वो एक तरह का मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ लिखा है अदर बी सेल रिमेम्बर द एंटीजन। अदर बी सेल मतलब अदर जो प्लाज्मा सेल है वो भी एंटीजन को रिमेम्बर याद रखता है कि कौन सा एंटीजन इंटर किया है, क्योंकि उसको बाद में फिर नया बनाना है। तो एक साइड में प्लाज्मा सेल क्या बना रहा है, एंटीबॉडी, और एक साइड में जब एंटीजन को रिमेम्बर बी सेल होता है, वहां पे जो प्लाज्मा सेल बोल रहे हैं वो बाद में मेमोरी सेल के कारण वहां पे बहुत सारा प्लाज्मा सेल बन जाता है। देखो इस स्टेज में लिखा हुआ है मेमोरी सेल काउज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लाज्मा सेल व्हेन एंटीजन अगेन इंटर। मान लीजिए बाद में फिर कभी इंटर किया, वो प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल की तरह काम करता है, उसको याद आ जाता है हाँ ये एंटीजन पहले से इंटर कर चुका है। जैसे ही उसको एंटीजन का पता चलता है वो वैसे ही तुरंत जो प्लाज्मा सेल एक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पे भी प्लाज्मा सेल है। देखो प्लाज्मा सेल को याद रहता है, प्लाज्मा सेल को याद रहता है तो प्लाज्मा सेल क्या करता है, तुरंत एंटीबॉडी बनाता है और उसको बाद में अगर बाद में कभी होता है तो इनिशियल भी वही है, बी सेल बिकम प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी और एंटीबॉडी जाके एंटीजन के साथ रिएक्ट करके उसको मारेगा। लेकिन जब बाद में होता है, बाद में कभी मान लो फिर से इंटर किया तो वहां पे मेमोरी सेल जो होता है वो प्लाज्मा सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, क्योंकि प्लाज्मा सेल अल्टीमेटली ह्यूमरल में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो एक रिमेम्बर सेल है, एक तरह का मेमोरी सेल भी काम करता है, डायरेक्ट काम करता है, क्योंकि अगर रिसेंटली मान लो किसी के पर्सन में तुरंत अगर कोई एंटीजन इंटर किया, एक तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना रहा है और एक प्लाज्मा सेल मेमोरी के तौर पे उसको रख रहा है, ताकि बाद में अगर होगा तो वो काम करेगा। ये चीज में बता रहे हैं कि एक तरफ में बी सेल प्लाज्मा सेल बनता है और वही प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बन के अपना काम करता है, लेकिन दूसरे साइड में जो पॉइंट है इसमें ये बता रहा है कि प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल की तरह काम करता है और बाद में कभी अगर एंटीजन अगर आएगा तो वो तुरंत प्रोडक्शन करेगा किसका, एंटीबॉडी का, फिर से वही रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके उसको मार देगा, जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है आईजीजी। ठीक है, अब ये तुम्हारा ह्यूमरल हो गया, प्लाज्मा सेल का जो बात था वो ह्यूमरल हो गया, ह्यूमरल है। जब हम सेल मेडिएटेड, सिंपल तुमको सेल नजर आता है क्या, यहाँ क्या बोल रहा है कि सेल मतलब वहां पे कोई ना कोई मतलब सेल का इन्वॉल्वमेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि टी सेल और बी सेल जो होता है वो बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम करता है, क्योंकि टी सेल डिफ्रेंशिएट करता है बी सेल को और बी सेल अल्टीमेटली एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और वही एंटीबॉडी फिर एंटीजन से रिएक्ट करके उसको मारता है। ह्यूमरल हो या सेल मेडिएटेड हो, दोनों का काम एक ही है, लेकिन पार्ट अलग अलग। एक तरह का एक सेल मेडिएटेड में टी सेल काम कर रहा है, बी सेल काम कर रहा है, लेकिन ह्यूमरल में कौन सेल काम कर रहा है, प्लाज्मा सेल। इसको याद रखना, बस यही है। ठीक है, तो इधर टी सेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और इधर वाले में टी सेल के जगह पे प्लाज्मा सेल, जो कि वो फेटल स्टेज में ऐसा होता है। बस यही चीज है, इसको यही है तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसी तरह से इम्यून का रिस्पॉन्स होता है। समझ में आया? ह्यूमरल से फेटल स्टेज में ही होगा। हाँ, फेटल स्टेज में होगा। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं स्टेज में सिर्फ ह्यूमरल ही होगा, लेकिन जब तक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है, जब तक एंटीबॉडी नहीं जाएगा बच्चे में, तब तक ये वाला काम करता है। हम लोग में भी वही होता है, हम लोग में ऐसा नहीं कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन हम लोग का स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि एक तो हम लोग का प्लाज्मा सेल वगैरह ह्यूमरल भी काम कर रहा है, सेल मेडिएट दोनों काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। वो एक्चुअली फेटल इसलिए बताए क्योंकि वो तो क्लियर हो जाए कि नहीं हाँ ये फेटल में, क्योंकि वहां पे कोई टी सेल बी सेल कुछ है नहीं, वहां पे बी सेल को ही वो प्लाज्मा सेल बना देता है और प्लाज्मा सेल एज ए बिकम बी सेल के तरह काम करता है और लीवर बोन मैरो पे हेल्प करता है। ये चीज होता है। ठीक है, यही है। नोट कर लिया इसको, तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ठीक है, समझ में आया? कि दिक्कत है तो पूछ सकते हो फिर से, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो फिर से। ठीक है, सुनिधि आ गई? यस सर। सुनिधि, हाँ समझ में आया? ये इम्यून रिस्पॉन्स ये ह्यूमरल का बताया, ये सेल मेडिएटेड का बताया। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज है, जैसे ग्राफ रिजेक्शन में सेल मेडिएटेड बहुत काम करता है, सही बात है। एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन वगैरह जो है ये सब करेगा, तो वो सब चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी तुमको पढ़ना, उसमें ये वर्ड मिलेगा।
ठीक है। मेन यहाँ पे बताने का रीजन था कि आखिर रिस्पॉन्स ये कैसे करता है। तो ह्यूमरल में प्लाज्मा सेल और सेल मेडिएटेड में टी सेल बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन, क्योंकि टी सेल जब तक नहीं बनेगा तब तक बी सेल नहीं बनाने वाला है। अब बी सेल नहीं बनेगा तो एंटीबॉडी बनेगा नहीं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। सुनिधि स्क्रीनशॉट लिए सही से? Yes, sir. दोनों ले लिए हो ना कि फिर से क्योंकि हम कर दे रहे, क्योंकि ले लिए दोनों ना अच्छे से? Yes, sir. हाँ, इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा और ये पूछता है कि कैसे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, हम लोग का जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ना वो प्लाज्मा के ही थ्रू होता है, प्लाज्मा सेल के थ्रू ही होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि आखिर प्लाज्मा सेल भी बन रहा है, टी सेल भी बन रहा है, तो इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बताओ, टी सेल बनाने में, बी सेल बनाने में, प्लाज्मा सेल बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक तो लीवर मेमोरी, सॉरी लीवर और बोन मैरो होता है, बोन मैरो तो होता ही है। ठीक है, लीवर वगैरह का अगर हम बात करते हैं, आखिर लीवर को ही क्यों लेते हैं? तो ध्यान रखना कि जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके लिए हमारे बॉडी में स्टेम सेल होता है, और वो स्टेम सेल ही ये दोनों काम करता है। दोनों का काम स्टेम सेल, एक स्टेम सेल का काम है प्लाज्मा सेल बना देना और एक स्टेम का काम है वही टी सेल वगैरह का बनाने का काम करना, यही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लिख नहीं रहे, समझा इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में अपने आप एंटीजन रिएक्ट करता है, एंटीबॉडी बनाता है, स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, और पैसिव क्या होता है कि हम लोग को आर्टिफिशियली या इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन समझ सकते हो कि वैक्सीनेशन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, टी सेल बी सेल, जैसा ही कोई एंटीजन जाएगा वो स्टिमुलेट करेगा और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी करेगा और अपना काम कर लेगा। लेकिन अब जब पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में ध्यान रखना, हम बता रहे हैं कि बाहर से इंट्रोड्यूस उसको करना पड़ेगा या कहीं से उसको मिलेगा, एक तरह का है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। और अब जब एक्टिव का बात कर रहे हैं और पैसिव का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि एक्टिव के केस में कुछ वैक्सीनेशन भी है जो कि जब देते हैं, जैसे देखो होता क्या है कि एक एग्जांपल कोलेस्ट्रम है जो हर एक इन्फेक्शन से बचाता है, किसको? बेबी को। इसलिए बोला जाता है कि मदर मिल्क जो होता है वो एज ए अमृत है। क्यों अमृत है? एक तो न्यूट्रिएंट है, दूसरा IgA एक ऐसा एंटीबॉडी है जो हर एक टाइप का एलर्जी से लड़ने का एबिलिटी रखता है। इसीलिए छोटे बच्चों को जैसे जन्म लेता है बोला जाता है आधा घंटा बाद 45 मिनट बाद उसको मदर मिल्क देना चाहिए, क्योंकि मदर मिल्क में होता है कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम जो होता है एक तरह का एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, और वो जो प्रोसेस है वो पैसिव है। मतलब देखो बाहर से गया बच्चे में, ठीक है, ये चीजें। अब देखो जैसे एक्टिव में क्या हो गया कि मान लो कुछ वैक्सीनेशन है कि हम कर दिए, वैक्सीनेशन हम एडमिनिस्ट्रेट कर दिए, पोलियो का, डिप्थेरिया का, BCG का या जो टेटनस वगैरह का जो भी, लेकिन वो क्या काम करता है? देखो पैसिव जो है ना, जैसे ही डालेंगे वो काम करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, जिसमें टेटनस वगैरह भी आ जाता है, जैसे ही डालेंगे काम कर। लेकिन एक्टिव में क्या होगा कि अगर मान लो वैक्सीनेशन कर भी दिए हैं तो वो वैक्सीनेशन जो है तभी काम करेगा जब एंटीजन इंटर करता है। तो एक्टिव में भी वैक्सीनेशन जो है, जैसे BCG वगैरह का जो है एक्टिव हम बोल सकते हैं कि एक्टिव जो इम्यूनिटी होता है उसमें वैक्सीनेशन कर दिए, जैसे BCG वगैरह। अगर कोई भी डिजीज का आया इंटर किया, जैसे पोलियो वगैरह का जो है या इंटर किया, तो वो अपना काम करना स्टार्ट, क्योंकि खुद का उस टाइम पे बॉडी क्या अपना काम करना स्टार्ट। ये एक्टिव है। पैसिव क्या हो गया? जैसे वो तुरंत, मतलब बोले ना कोलेस्ट्रम, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा रेबीज वगैरह, तो वो सब में पैसिव आ जाता है, टेटनस वगैरह में
हमारा पैसिव आ जाता है। ठीक है, ये चीज है, इसलिए बोलता है टेटनस वगैरह का सुई बार बार लेना चाहिए, क्योंकि एक टेटनस का सुई लोगे तो उसका इम्यूनाइजेशन अगला 3 महीने तक तुमको सेव करके रख सकता है या बॉडी को सेव करके रख सकता है, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाता है उसका इम्यूनाइजेशन। इसीलिए वैक्सीनेशन जो है टेटनस जो होता है वो पैसिव में चला जाता है। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, हम ये टॉपिक खत्म करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तब हम वो एक्टिव और तो उसको हम अच्छे से लिखवा देंगे, उसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दोनों का एक साथ लिखा देंगे। हाँ, तो हम बताते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो पहले हम लोग वैक्सीनेशन का पढ़ते हैं। वैक्सीनेशन क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेट होता है, बाहर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और वो वैक्सीनेशन जो है एक पर्टिकुलर या बोल सकते हैं स्पेसिफिक डिजीज के लिए होता है। वैक्सीन जो है मेमोरी बेस्ड पे काम करता है। वैक्सीनेशन इज अ मेमोरी बेस्ड वर्किंग। कैसे कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का डाल दिए एंड वैक्सीन, वो वैक्सीन क्या करता है, वो वैक्सीन करता है पूरे बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर। जैसे ही कोई उस जो वैक्सीनेशन हम लिए हैं या फिर हम एडमिनिस्ट्रेट किए हैं किसी में, अगर वो उसी का पैथोजन अगर एंटर करता है तो फिर क्या करेगा, तो उसके अगेंस्ट क्या बना लेगा, एंटीबॉडी, क्योंकि वो मेमोरी सेल को याद आ जाएगा फिर हाँ चलो आ गया, मेरा काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब मेरा जो दुश्मन है वो एंटर कर चुका है बॉडी में, तो वो मेमोरी सेल वहां से निकलेगा क्योंकि वो एंटीबॉडी बना के रखा है। एंटीबॉडी तुरंत वहां से डायरेक्टली एंटीजन से अटैक करेगा, बाइंड करेगा और उसको मार देगा। वैक्सीनेशन जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेट कर दिए, मेमोरी बेस्ड काम करता है। एक चीज और ध्यान रखना कि वैक्सीनेशन करेंगे तभी हमारे बॉडी का इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। अब जब कोई पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं और अगर उसका वैक्सीन लेते हैं तो हमारा ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन हो जाता है। ये चीज है, समझ में आ गया? तो दिक्कत एकदम सिंपल भाषा में समझाएं, एनसीईआरटी में आराम से पढ़ना, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताओ। ठीक है, बोलो। मतलब वैक्सीनेशन जो है एक टाइप का पैसिव इम्यूनिटी को भी डिफाइन करता है। हम पहले बताए थे कि उसको देंगे तो फिर वो अपना काम करेगा। तो समझ में आया, एक्टिव एंड पैसिव समझ में आ गया। और दूसरा वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एकदम सिंपल वे में समझाएं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैक्सीनेशन से क्वेश्चन पूछता है, एक्टिव और पैसिव से भी क्वेश्चन रहेगा। पैसिव से एग्जांपल याद रखना, IgA कोलेस्ट्रम एक ऐसा यूलेस फ्लूइड है जो मदर मिल्क में होता है, और वो फर्स्ट मदर मिल्क में होता है, मतलब पहली बार जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जब बच्चा उसको इंटेक करता है तो उस टाइम पे वो येलोइश पार्ट में होता है, येलोइश कलर में होता है, और वो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और उस कोलेस्ट्रम में किस टाइप का एंटीबॉडी होता है, तो IgA एकदम याद रखना। और IgA जो होता है वो मोस्ट इन्फेक्शियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलर्जी में अलग है बट इसमें अलग है, एलर्जी के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, एलर्जी में हम लोग पढ़ेंगे। एलर्जी के लिए भी जो एंटीबॉडी है वो IgE है, लेकिन इसमें जो होता है लैक्टेशन जो मिल्क वाला बता रहे हैं वो उसमें IgA है जो मोस्ट मतलब मेनली एलर्जी उस टाइम बोले थे, बस एलर्जी ने इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन से वो बचाने का काम करता है। इसीलिए बोला जाता है कि मदर मिल्क जो फर्स्ट जो मदर मिल्क होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, ये चीज है। साथ साथ में बहुत कुछ है वो उसमें लोग क्योंकि उसका मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट है तो ग्रोथ वगैरह में सब सही से काम करता है। ठीक है, और दूसरा वाटर वगैरह सही है, इसलिए बोला जाता है ना कि 6 महीना तक बच्चे को माँ का ही दूध देना, उसके बाद नहीं, उसके बाद आपको जो देना है, क्योंकि उस 6 महीना तक उसको मदर मिल्क से बहुत कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह जो है वो बहुत काफी है। अगर अच्छे से बच्चे को दूध मिल रहा है माँ का और वो पी रहा है और डाइजेस्ट हो रहा है, उसका मतलब यूज हो रहा है, तो वो बहुत बेस्ट चीज है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव देख लिए, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब एक पढ़ते हैं एलर्जी। एलर्जी पढ़े तो उसका हम फिर नोट करा देंगे। एलर्जी क्या होता है, तो एलर्जी इज अ केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, एलर्जी में क्या होगा, जैसे मोस्ट ऑफ द केस में स्किन रैशेस होगा, इचिंग हो जाता है, कोई पर्टिकुलर एजेंट है
खांसना स्टार्ट, स्नीजिंग करना स्टार्ट, ठीक है, रनिंग नोज हो जाता है, फिर तुम्हारा आंख से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, रेड आईज हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने। तो एलर्जी क्या है, वो हाइपर सेंसिटिविटी का केस है। कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी का केस है, वो एलर्जी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डस्ट, मान लिया कोई पर्सन को डस्ट से एलर्जी है, वो डस्ट एरिया में जाएगा खांसना स्टार्ट, ठीक है, वो रुकेगा ही नहीं, वो हाइपर सेंसिटिविटी। मोस्टली क्या है, स्किन से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं गर्मी के दिन में स्किन इरिटेशन, स्किन रिएक्शन, तो वो क्या एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हम उससे दूर रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये चीज। दूसरा चीज है कि एलर्जी कॉज कौन करता है, तो कॉज जो है वो करेगा एक ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं, एलर्जेंस, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एलर्जेंस जो होता है एक ऐसा एजेंट है जो एलर्जी कॉज करता है, और जब भी कभी कोई भी एलर्जेंस बॉडी में इंटर करेगा तो उस टाइम पे हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी है, वो आईजीई जो है वो स्पेशल टाइप का एलर्जी के लिए होता है, जो कि रिलीज होता है और उसके जो फंक्शंस को सप्रेस करने का काम करता है। यही है तुम्हारा एलर्जी और एलर्जेंस है, यही, ठीक है। देखो, जैसे दूसरा चीज है कि आखिर एलर्जीज के कैसे काम करता है, तो बहुत सारा एंटी एलर्जी केमिकल भी है, ठीक है। आईजीई जो वर्क करता है, एक तो वो काम किया, दूसरा कुछ केमिकल्स है जैसे एंटी एलर्जी, जैसे हिस्टामिन, ठीक है, एग्जांपल भी दिया हुआ, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, फ्रॉम द मास्ट सेल। इसको ध्यान रखना, मास्ट सेल हमारे बॉडी में है जिससे एंटी एलर्जी केमिकल निकलता है और वो एलर्जी के फंक्शंस को क्या करता है, सप्रेस करना स्टार्ट करता है, जिससे हम लोग बच सके। ये सब कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ये। तो एलर्जी में क्या है, तो इन केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी वो एलर्जी है, इसमें हम लोग का मैक्सिमम जो स्किन के केस में देखने को मिलता है, उसके अलावा हम लोग का लंग्स, रेस्पिरेटरी रिलेटेड भी है, जैसे अस्थमा वगैरह, क्या है, एक तरह का एलर्जी ही है। डस्ट एरिया वगैरह में जाएगा तो वहां पे ये हो जाएगा, ये सब चीजें रेस्पिरेटरी रिलेटेड है। और उसके लिए कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है बॉडी में, जल्दी बोलो, आईजीई। आईजीई याद रखना, एनसीईआरटी है सामने, तो देखो सेकंड पैराग्राफ में तुमको 2-3 लाइन में एलर्जी बोर्ड लेटर पे लिखा हुआ है, 2-3 लाइन में आईजीई दिखेगा, उसको अंडरलाइन करना। वहीं पे केमिकल है जो मास्टर से निकलता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस सबको हम लोग टिक कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा लिखना भी है, कंप्लीट होते जाएगा, नहीं तो फिर एक्टिव इम्यूनिटी, this involve एक सेकंड, this involve the active functioning of the person own immunity, immune
immune system leading to the synthesis of एंटीबॉडी। ये हम बताए थे कि एक्टिव में क्या होता है, बॉडी के अंदर में ही हो जाएगा, पैसिव में हम लोग बाहर से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी और द प्रोडक्शन ऑफ immunological action cells, sorry, immunological active cells, एक्टिव सेल। ठीक है, तो इसका दो है, एक है नेचुरल एक्टिव और एक होता है नेचुरल। तो नेचुरल में क्या है, नेचुरल है और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। इसको छोड़ो। ठीक है, नेचुरल में क्या होगा कि मान लिया कोई डिजीज है, ठीक है, वो अगर हो जाता है तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा नेचुरली। और आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक तरह का वैक्सीनेशन प्रिपेयर करते हैं, जैसे लाइव और मान लो जैसे वैक्सीनेशन क्या होता है कि लाइव और किल्ड बैक्टीरिया को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को, या तो जिंदा है या तो किल्ड है, उसको किल्ड करके जो वैक्सीन करते हैं उसमें आर्टिफिशियल चला जाएगा। और पैसिव में क्या है, वो वही मदर मिल्क वगैरह जो है वो चीज है। ठीक है, ये हम लोग आर्टिफिशियल में, जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन में बीसीजी वगैरह है, तो लाइव किल्ड ये है। अब हम लोग आते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, there is transfer of immune products like antibodies etc, like antibody etc, to recipient in a ready-made form। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हो कोलेस्ट्रम वाला। ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा mother to baby। एग्जाम्पल, सॉरी, बेबी। ठीक है, इसमें जो है, इसमें कौन सा जाता है, आईजीजी चला जाता है। ठीक है, आईजीजी चला जाएगा। थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम येलोइश फ्लूइड, और इस कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी रिच होता है, रिच IgA एंटीबॉडी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, दिख रहा है पूरा सब कुछ, जल्दी से स्क्रीनशॉट। सर हो गया। हो गया। अब हम लोग आते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन।
कुछ इसमें वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी है, कैसा कैसा होता है वो भी हम लिख देते हैं, 3-4 ज्यादा नहीं कर लेना, ठीक है। और जो लिखा रहे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टू द पॉइंट एनसीईआरटी ही है, ज्यादा इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक 2 वैक्सीनेशन एंड immunization. Antibody provoking agent are called vaccination. The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा vaccine also generate B cell and T cell that recognize the pathogen quickly. In snake bite, the injection which is given to the patients contain performed antibody against the snake venom. This type of immunization is called passive. देखो वैक्सीन भी वो काम कर रहा है, बी सेल टी सेल बताए थे, लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्नेक काट लेता है और उसके अगेंस्ट अगर हम लोग एंटीवेनम करवाते हैं तो वो क्या बोलता है, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्चुअली वो वैक्सीनेशन नहीं है, वो इम्यूनाइजेशन है। मतलब जैसे उसमें गया, हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट जो है बहुत सारा क्या बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया उसी टाइम पे, और उसका काम खत्म और वो भी खत्म। ठीक है, मतलब उसका स्नेक बाइट के बाद एक बार स्नेक वेनम अगर काट लेता है तो एंटी स्नेक वेनम हम लोग लगवाते हैं, या फिर कोई भी पर्सन लगवाता है,
तो उसमें क्या होता है, देते हैं, उसमें क्या होता है, वो गया और अपना काम खत्म किया, उसका उसका फंक्शन। ऐसा नहीं फिर से मान ले कभी किसी पर्सन को अगर वो काट लिया और वो एंटीवेनम लिया हुआ है तो वो उसका इम्यून की तरह काम करेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे टेटनस में हम बताएं, टेटनस हो गया, कोलेस्ट्रम हो जाता है, ये सब क्या है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी का एक तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसको लो, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, आगे फिर हम बताएंगे, आगे फिर लिखना है। ले लिए सर। चलिए देखो, the process of introduction of vaccine into an individual to provide protection against a disease, is called vaccination. Vaccination and two different process. Vaccination is referred to the administrate of any vaccine while immunization is the process by which the body produce antibodies against the vaccine preventable disease through administration of a specific vaccine. चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको, ये वैक्सीनेशन खत्म हो गया। एक सेकंड लो, हाँ सर।
हो गया। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लाइव वैक्सीनेशन क्या है, किल्ड वो हम बता देते हैं। अगर लाइव है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइव है, और किल्ड है तो उसको किल्ड करके वीक करके जो लिया बनाया गया वैक्सीन है वही बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, उससे तुम लोग कुछ क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसका क्या वैक्सीनेशन नहीं वैक्सीनेशन है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ वैक्सीन का बात करते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप है वो क्या है, पहला जो लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन। तो इसमें क्या है, मतलब प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वीक करके, ठीक है। अब देखो वीक ऑर्गेनिज्म, वीकेंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका एग्जांपल है बीसीजी। बीसीजी फुल फॉर्म लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं बीसीजी का, बेसिलस कैलमिटी यूरेनी। यह है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। के बाद है येलो फीवर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद सेकंड है किल्ड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड टर्म भी दिया गया है। तो इसमें है टाइफाइड वैक्सीन बनाया जाता है इससे, ठीक है। उसके बाद फिर कोलेरा वैक्सीन, तो साक पोलियो वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, etc। यही है, दो टाइप का होता है, उसको स्क्रीनशॉट लो। इसका हम लोग एलर्जी के बारे में लिखेंगे। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। देखो नीचे वाला जो पोर्शन है अगर याद हो जाता है तो ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि फुल फॉर्म वगैरह पूछता है, वो भी मेडिकल वगैरह में पूछेगा, ठीक है। एक सर इसमें लाइव वैक्सीन में वीकेंड ऑर्गेनिज्म क्यों बोला गया? उसको वीक करके, उसको कमजोर करके करेगा, ठीक है ना। किल में तो सीधा समझ में आ रहा है कि भाई मार दिया खत्म किया, लेकिन इसमें वीक करेगा ना। मान लो जैसे अभी चल रहा है ना कोरोना, तो इसका भी बहुत सारा क्या क्या है कि बहुत सारा इस तरह का काम किया है, चाहे वो उसको वीक करेगा तो जिंदा रहेगा, ठीक है। किल में तो सीधा सीधा मार देगा उसको ना। जैसे हम बता रहे हैं लीव में क्या है, एन्यूनेटेड करते हैं। एन्यूनेटेड एक वर्ड है। वीक जैसे मान लो उसके इफेक्ट को वीक करके उसका इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर टाइप का जो भी वैक्सीन बन रहा है, जैसे मान लो हम लोग उसका पैथोजन ले लिए, पैथोजन लेके उसको वीक करके जैसे हॉर्स वगैरह के बॉडी में डाल देते हैं, उसके बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडी बना लिया, उसको निकाल के वैक्सीन का फॉर्म देके उसको एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं। ये भी यही होता है वीक, उसको वीक करते हैं।
ठीक है, उसको मारते नहीं है, उसका इफेक्ट को वीक करते हो। जो जो काउज करता है उसको चेंज करके उसको वीक करके ये काम करता है। इसमें क्या सीरियसली मार देते हैं, फील्ड वाले में मार देते हैं, बस वही चीज है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एलर्जी में ना। टॉपिक 2 एलर्जी। चलो, तो हम लोग आते हैं एलर्जीज में। ठीक है, तो सबसे पहला इसका क्या मीनिंग है? इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी of a person to a some foreign substances coming in contact with or entering the body। अब है एलर्जेंस। Substances that cause allergy। ठीक है, that cause allergic reaction called allergens। एग्जाम्पल लिख देते हैं, पॉलन ग्रेन वगैरह होता है। पॉलन ग्रेन है, डस्ट है, स्पोर्स, मॉल्ट, नेल पेंट लिपस्टिक वगैरह भी होता है, फेदर, फर, प्लांट्स etc। बहुत है। ठीक है, अब हम लोग इसका सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स, allergy may be different kind, but mostly it affect skin and mucous membrane। ठीक है, hay fever affect the mucous membrane of nose
and node I and upper respiratory tract. Upper respiratory tract. इसको ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया? Yes, sir. In asthma, the low portion of the respiratory system, the low portion of the respiratory system are affected. केवल इसका कॉज लिखते हैं. कॉज इट इन्वॉल्व mainly IgE antibody and histamine and serotonin It causes dilation of the all peripheral blood capillaries. Blood capillaries become highly permeable so that the large amount of fluid leak out from the blood into tissue. The blood pressure drastically decrease resulting in the death. Resulting death in the short time. सही है. इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हे फीवर है, एक सेकंड को
सर ये कैसा फीवर है? अरे उसको हे फीवर बोला गया है, कैसा क्या, इसमें भी वही होता है। देखो इसमें जैसे वही है, किसी कारण से बुखार वगैरह नॉर्मल आएगा और कुछ नहीं है हे फीवर, ठीक है। एलर्जी कंडीशन हो जाता है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। वही है, हे फीवर में क्या होगा, हल्का हल्का बुखार आएगा, नाक बहेगा, आंख से पानी निकलेगा, कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, ठीक है। एक है अस्थमा। अस्थमा तो पता है, बोलता है बीमारी है, बट वो एलर्जी ही है। और एक है तुम्हारा एम्फिलैक्सिस। एम्फिलैक्सिस, सॉरी सॉरी सॉरी, एनाफिलैक्सिस है, थोड़ा एनाफिलैक्सिस। ये सब है। एनाफिलैक्सिस में कुछ होता नहीं है एक्चुअली। क्या है, टिश्यू जो होता है वो मतलब कि एक तरह का टिश्यू वगैरह जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है इसमें। यही है तुम्हारा एलर्जी। इसको ले लो, स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ सर। कर लिया? सर वो लेफ्ट साइड में क्या लिखे हैं? लेफ्ट साइड में किधर? ये नो सर, नीचे वाला? ये दिख रहा। अच्छा अच्छा, इधर वाला नहीं दिख रहा? दिख तो रहा होगा। ये कॉज है, कॉज, ये वाला कॉज है, ठीक है। एक सेकंड। यस सर, हो गया। हो गया, चलो। अब हम लोग का ये जो है ना, ये खत्म हो गया है। मतलब अब हम लोग का एक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, उसको बता देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैंसर वगैरह स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड को। देखो, हम लोग के बॉडी में एक नॉर्मल सेल है और एक होता है कॉम्पिटेंट सेल। इसको ध्यान देना, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटेंट सेल का काम होता है किसी भी एंटीजन को क्या करना, उसको मारना, ठीक है। मान लिया जाए कॉम्पिटेंट सेल अगर नॉर्मल सेल को ही मारने लगे तो फिर वहां पे जो डिजीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोइम्यूनिटी डिजीज। यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरह का मतलब सपोज दैट मतलब कॉम्पिटेंट सेल जो होता है वो डैमेज करेगा किसी टिश्यू या वगैरह, या किसी भी सेल को करेगा, नॉर्मल सेल को। उसी से बचने को हम लोग बोलते हैं। अगर वो कर दिया, मान लीजिए कॉम्पिटेंट सेल है, वो किसी भी डैमेज पार्ट को या किसी भी मतलब नॉर्मल सेल को अगर वो खत्म करके, कॉम्पिटेंट सेल का मतलब ही होता है कि कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन है उससे वो बाइंड करके, ठीक है, वो सेल है क्योंकि बैक्टीरियल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सेल है, वो सेल उससे बाइंड करके उसको अंदर लेके चला जाता है, ठीक है। वो एक तरह का इनगल्फिंग का काम करता है, मैकेनिज्म है ये कॉम्पिटेंट सेल का, ठीक है। अगर मान लिया कोई कॉम्पिटेंट सेल नॉर्मल सेल को ही खत्म करने लगे तो ऐसे में इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, जिसको ऑटो एलर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक एग्जाम्पल है तुम्हारा, जैसे एग्जाम्पल रिमेटॉइड आर्थराइटिस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होता है। जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एक होता है इंडिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। तो सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई एक किसी कारण से, जैसे इंसुलिन क्या होता है कि इंसुलिन के लिए बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल है, बीटा सेल किसी कारण से वो क्या करता है, उसको खत्म कर देता है। कॉम्पिटेंट सेल ही उसको, नॉर्मल सेल है बीटा सेल, उसको मार दिया तो क्या इंसुलिन रिलीज होगा? हम लोग के बॉडी में बोलता है ना, जब कोई भी पर्सन है वो डायबिटिक कब होता है, जब उसके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। इसका मतलब इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उससे जो बनने वाला बीटा सेल है वो
मर चुका है। अच्छा, उसको मारने के लिए कुछ हम लोग तो कुछ नहीं करते, या हमारे बॉडी के अंदर में कोई एंटीजन वगैरह तो जाता है नहीं, ठीक है। उसमें क्या एक पर्टिकुलर बी सेल है, वो नॉर्मल सेल है, वो नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन कॉम्पिटेंट सेल है किसी कारण से उसको क्या कर रहा है, डैमेज कर दिया, काम करना बंद हो गया। तो वही होता है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, ठीक है। देखिए हमारा खुद का ही बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है उसको खत्म करने में, एक तरह का उसको डिजीज बनाने में, यही चीज है इसमें। इसका जो एग्जांपल एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एक इंसुलिन जो डिपेंडेंट। अब देखो इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है, टाइप ए टाइप बी दो टाइप का होता है। तो अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है मतलब कि जिस पर्सन को इंसुलिन डिपेंडेंट डिजीज है उसको रियल में हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट या शुगर पेशेंट बोलते हैं, क्योंकि उसको बाहर से लेना पड़ता है क्या, इंसुलिन का इंजेक्शन। एक होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब इंसुलिन रिलीज हो रहा है लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। बच्चों में ये कॉमन देखा जाता है, कभी कभी नया नया बच्चा होता है बोलता है देखो उसको छोटे बच्चों में शुगर हो गया, शुगर वगैरह कुछ नहीं होता, वहां पे रिलीज होता है बट उसका एक्शन नहीं हो पाता है। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसके बॉडी में बन रहा है, बाहर से देने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसको एक्शन करवाना है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है ऑटोइम्यूनिटी में क्या बोला है कि कोई केस सेल है वो नॉर्मल सेल को डैमेज कर दिया किसी कारण से, तो एग्जांपल में लिखा है इंसुलिन डिपेंडेंट। कहने का मतलब है कि जो बीटा सेल है वो बीटा सेल रिलीज करता है क्या, इंसुलिन, और वो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। बट हमारा ही बॉडी का कॉम्पिटेंट सेल या जो एक सेल है कॉम्पिटेंट, वो नॉर्मल बीटा सेल को मार दिया किसी कारण से, वो खराब कर दिया, जिसके कारण इंसुलिन निकल नहीं रहा है। और इंसुलिन निकल नहीं रहा है तो हम लोग को क्या होता है, जिसको होता है वो बाहर से उसको क्या कराता है, वो इंट्रोड्यूस करवाता है, बोलना इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, इंसुलिन का दवाई खा रहे हैं। आखिर क्यों, क्योंकि वो वहां पे इंसुलिन बनेगा और उसको कम करने का काम करेगा। यही होता है ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास 2-4 एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, नोट्स उससे बना सकते हो तो बनाना, नेक्स्ट क्लास हम उसको लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग का जो मेन आएगा वो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में हम लोग लिम्फाइड पढ़ेंगे, एंड दो डिजीज है एड्स एंड कैंसर, ये दोनों नेक्स्ट क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्लास ड्रग का लगेगा तो उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग करके रखना, ऑटोमेटिक पढ़ना, उसमें वही चीज है, 4-5 लाइन है, अगर एनसीईआरटी से बन जाता तो ठीक है ना, तुम लिखवा देना, ठीक है। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। आज का क्लास यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग इम्यून सिस्टम जो है ना, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, तो हम लोग प्राइमरी ऑर्गन कौन है, सेकेंडरी ऑर्गन कौन है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लिम्फॉइड ऑर्गन इज अ इम्यून सिस्टम, एक तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी। तो प्राइमरी सेकेंडरी कौन है, प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी, वो सब हम लोग को जानना है, ठीक है। सेकेंडरी हमारे पूरे बॉडी में, प्राइमरी बट कहीं कहीं पे है, ठीक है, वो चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आगे उसको पढ़ लेना, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी का, और ऑटोइम्यूनिटी का अगर 2-4 लाइन में अगर तुम लोग बना सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको बोलना इसी तरह लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास एड्स और कैंसर एक बार रीड करके जरूर आना, ठीक है। उसमें बहुत कुछ है, थोड़ा मैकेनिज्म भी है एड्स में, कैसे कैसे काम करता है वो भी बताएंगे, ठीक है। कीजिए, अभी यहाँ तक में कोई दिक्कत नो सर। पूछना नहीं ना।